हेलो गाइस, स्वागत है आपका इंस्पायर टेक एकेडमी में। देखिए, इस वीडियो में हम लोग ट्रांजिस्टर के सिंगल स्टेज और मल्टी स्टेज एम्पलीफायर के एमसीक्यू क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। देखिए, ये जो हमारा इस बार का वीटी यूपी बोर्ड ऑनलाइन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएगा, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट है और आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड डिवाइस, इन दोनों में कॉमन सब्जेक्ट के कॉमन चैप्टर्स हैं। तो और काफ़ी ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इससे आपको क्वेश्चंस 2 से 3 इस सीरीज़ से मिलना फिक्स है। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस क्या क्या किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। तो देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि एक सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सर्किट में होते हैं, डैश डैश होते हैं, यानी कि सिंगल स्टेज एम्पलीफायर होता है। तो अगर आप लोग क्लासेस किए होंगे ऑनलाइन तो आप लोगों को पता होगा कि हमारा इस तरीके से एक ट्रांजिस्टर होता है। ये हमारा बेस, एमीटर, कलेक्टर, और यहाँ पे कलेक्टर रजिस्टर आरसी, यहाँ पे रेजिस्टेंस होता है आरई, यहाँ पे आरवी, और इसकी बाइसिंग कर देते हैं हम लोग, और इस आरसी के क्रॉस हम आउटपुट लेते हैं। ठीक है, तो ये सिंगल स्टेज एम्पलीफायर यहाँ पे प्लस वीसीसी होता है। ठीक, और यहाँ पे ये ग्राउंड होता है। ठीक, तो ये आपका सिंगल स्टेज एम्पलीफायर का फिगर है। तो इसमें जो है एक ही ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया है। तो देखिए, ऑप्शन में कहीं ऐसा कुछ ऑप्शन हम लोग देखेंगे तो देखेंगे इसमें 2 ट्रांजिस्टर तो नहीं, एक ही ट्रांजिस्टर यूज़ किया गया था, 3 नहीं किया गया था, कोई नहीं। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन है, केवल आपको सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का फिगर आपको याद होना चाहिए। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कॉमन एमीटर एम्पलीफायर में वोल्टेज गेन वी ए डैश डैश इंटू आर ए सी अपन आर इन होता है। ठीक है, तो यानी कि ब्लैंक स्थान पे क्या चीज़ें होती हैं उसके बारे में हमको भरना है। ठीक है, तो जो हमारा कॉमन एमिटर एम्पलीफायर में वोल्टेज गेन होता है वी ए वी, इसकी वैल्यू बीटा इंटू आर ए सी अपान आर इन होता है। ठीक है, तो यानी कि खाली स्थान पे ब्लैंक स्पेस पे आपका बीटा आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये बीटा यानी कि यहाँ पे बीटा होगा। ये सिंपली एक फार्मूला है कॉमन एमिटर एम्पलीफायर के गेन डिफाइन करने के लिए। तो फार्मूला तो आप लोग अपना सारे फार्मूले, अपने बेसिक फार्मूले रिवीजन करके ही क्वेश्चन जाना एग्ज़ाम में, क्योंकि एग्ज़ाम में फार्मूले से काफ़ी क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल हो या डायरेक्टली फार्मूला हो, ऑप्शन में आपका दे देगा। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कॉमन एमीटर एम्पलीफायर के आउटपुट वोल्टेज व इनपुट वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस, यानी कि फाई की वैल्यू पूछा जा रहा है कि इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना होता है। तो हमेशा याद रखिएगा 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है कॉमन एमीटर एम्पलीफायर में। ठीक है, तो तीसरे का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एम्पलीफायर में प्रयुक्त कपलिंग कैपेसिटर रोकता है। तो यानी कि कपलिंग कैपेसिटर का काम क्या होता है। तो कपलिंग कैपेसिटर जो होता है वो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो मल्टी स्टेज में यानी कि एक सिंगल स्टेज को कपलिंग कैपेसिटर के द्वारा सेकेंड स्टेज से ऐड किया जाता है। तो अभी हम जब पिछले क्वेश्चन में हम बताए थे, फिगर आपको ड्रॉ करके दिखाए थे कि सिंगल स्टेज एम्पलीफायर का, तो उसी के आगे जहाँ पे कलेक्टर था वहाँ पे एक कपलिंग कैपेसिटर लगा के फिर से एक हमारा सर्किट हम ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से।
ये हमारा फिर से यहाँ पे RC हो जाएगा और यहाँ से आउटपुट ले लिया जाता है, और ये यहाँ पे फिर से हमारा इस तरीके का फॉर आपको हम फिगर बताते हैं। अब ट्रांजिस्टर ये आप करना ना भूलें। ये R1 R2 पोटेंट आपका फिक्स्ड बायसिंग होता है। ये हमारा यहाँ पे भी इनपुट पे भी एक कैपेसिटर लगा होता है, फिर यहाँ पे AC इनपुट सिग्नल होता है। ये हमारा R1 R2 ये सारे प्लस VCC के साथ जुड़े होते हैं, ठीक है। ये हमारा RC होता है, ये भी हमारा RC होता है। तो ये सेकंड स्टेज एम्पलीफायर यानी कि मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। इसमें जो ये हमारा कपलिंग कैपेसिटर लगा हुआ है, ये क्या करता है कि इस फर्स्ट स्टेज के आउटपुट को सेकंड स्टेज के इनपुट को फीड कराता है, ठीक है। तो ऑप्शन देखेंगे हम लोग। तो देखिए इसका यानी कि एक तो काम ये होता है, प्लस ये जो DC बायसिंग होती है, ठीक है, जो सिंगल स्टेज और सेकंड स्टेज, फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज, इन दोनों की बायसिंग को आपस में डिस्टर्ब ना करने के लिए हम कपलिंग कैपेसिटर लगाते हैं। और कैपेसिटर की प्रॉपर्टी होती है कि वो DC को ब्लॉक करता है और AC को पास करता है, ठीक है। तो बायसिंग हम DC सिग्नल से ही करते हैं, इसीलिए यहाँ पे कैपेसिटर लगा देते हैं। तो फर्स्ट स्टेज का DC फर्स्ट स्टेज में ही रह जाता है, सेकंड स्टेज का DC सेकंड स्टेज में रह जाता है, और फर्स्ट स्टेज का एम्पलीफाई हुआ आउटपुट AC इस कैपेसिटर के थ्रू सेकंड स्टेज में पहुंच जाता है, ठीक है। तो इसका हम आपका आंसर हो जाएगा B, यानी कि DC बायसिंग को आपस में डिस्टर्ब ना होने के लिए हम कपलिंग कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं। और भी सारे वर्क होते हैं, जैसे फर्स्ट स्टेज को सेकेंड स्टेज से जोड़ने के लिए होता है, ठीक है। तो एप्लीकेशन जैसा पूछे आप बताइएगा, ठीक है। बाकी इसका ऑप्शन D होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है 5 नंबर कि यदि एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन VA AV तथा करंट गेन AI दे रखा है, तो पूछ रहा है पावर गेन क्या होगा, ठीक है। क्या पूछ रहा है? पावर गेन क्या होगा। तो आपको पावर का फार्मूला पता होगा, P = I²R, ठीक है। या इसको हम लिख सकते हैं V × I, क्योंकि V की जगह हम IR लिख सकते हैं, ठीक है। और I हमारा पहले से, तो I² R हो जाएगा। तो यहाँ पावर की भी जो बात होती है, तो वोल्टेज और करंट दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही पावर गेन कहलाता है, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन A राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, 6 नंबर, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आपका कि यदि किसी एम्पलीफायर का करंट गेन हमारा 50 है तथा पावर गेन 10,000 है, तो वोल्टेज ज्ञान, फिर वही हम लोग फार्मूला AP यानी कि पावर गेन = AV × AI। अब यहाँ पे आपका करंट गेन, इसकी वैल्यू दे रखी है और इसकी वैल्यू दे रखी है, तो इसकी वैल्यू ईजिली आपने कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए आप इसकी वैल्यू 10,000 = 50 × AV, 0 से 0 कैंसिल, 5 2 ज़ा 10 यानी कि 200 निकल के आ गया। तो ऑप्शन इसका C राइट आंसर हो जाएगा। तो 6 नंबर क्वेश्चन का C ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, ठीक है। बेसिक फार्मूला है, कैलकुलेशन है, आप इजली कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक सारी चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आ रही होगी। अगर समझ में आ रहा है और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और ज़बरदस्त शेयर करें, ताकि सारे बच्चों को ये वीडियो पहुंच सके, बच्चों के पास पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ उठा सके, क्योंकि यही सारे क्वेश्चन जो है आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के आपके क्वेश्चंस पेपर्स में आने वाले हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश किया करें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 7 नंबर की बाईपास कैपेसिटर, ठीक है, CE
किसको बाईपास करता है, ठीक है। तो बाईपास कैपेसिटर जो होता है वो एमीटर के पास लगा होता है। जैसे ये देखिए हमारा इस तरीके से हमारा ये ट्रांजिस्टर होता है और ये हमारा इनपुट सिग्नल, और फिर ये इस तरीके से RE, और इसी के साइड में लगा रहता है आपका CE, ठीक है, जिसको बाईपास, ये RE जिसको बाईपास कैपेसिटर कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा सिंगल स्टेज ही हम ट्रांजिस्टर बना ले रहे, एम्पलीफायर बना ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो बाईपास कैपेसिटर होता है, अब कैपेसिटर का प्रॉपर्टी तो यही है कि वो DC को ब्लॉक कर देगा, ठीक है, DC को तो जाने नहीं देगा, AC को ही पास कर सकता है। तो यहाँ पे एमीटर जंक्शन पे जो AC कंपोनेंट होते हैं उसको बाईपास करके फिर इनपुट तक फीड कर देता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल AC को बाईपास करता है, ठीक है। तो 7 का ऑप्शन नंबर C इज़ राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम 8 नंबर क्वेश्चन की। तो कह रहा है कि दो एम्पलीफायर जिनका वोल्टेज गेन क्रमशः 45 और 25 है, इसको कैस्केड में कनेक्ट करने पर जो वोल्टेज गेन या प्राप्त होगा वो कितना होगा। तो हमेशा याद रखिएगा, फॉर्मूला याद रखिएगा कि जो गेन, जो टोटल गेन होता है, ठीक है, या एवरेज गेन कहते हैं, वो जो होता है वो जितने स्टेज लगे होते हैं उन सारे स्टेज के गेन के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। यानी कि A1 इंटू A2 इंटू A3 डॉट डॉट डॉट, जितने भी सारे लगे रहेंगे स्टेज, उतने सारे स्टेज के का गेन आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, तब जाके हमारा टोटल गेन कैलकुलेट होता है, ठीक है। यही रीज़न है कि ये जो मल्टीप्लिकेशन होता है तो फाइनली जो आउटपुट वाला गेन होता है वो बढ़ जाता है, जिससे सिग्नल एम्पलीफाई होके मिलता है। तो यहाँ पे 2 स्टेज दे रखा है, 2 स्टेज का गेन दे रखा है, तो टोटल गेन या जो है हमारा क्या हो जाएगा 45 इंटू 25 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 5 जा 125 कैरी 12 25 4 जा 100 प्लस 12 112, यानी कि 1125, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला आप याद रखेंगे तो ये सारे क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर ले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का कार्य करता है तो एम्पलीफायर की किस ब्रांच में करंट होती है, किसी ब्रांच में करंट होती है। तो अगर आपको एम्पलीफायर सर्किट अगर याद होगा तो याद करिए कि उसमें ऊपर हमारा प्लस VCC लगा होता है, यानी कि ये DC लगा होता है। तो इस DC के कारण कुछ करंट फ्लो होगा सर्किट में। अब प्लस इनपुट पे आप ध्यान दीजिएगा कि इस तरीके से AC जिस सिग्नल का एम्पलीफाई करना होता है, ठीक है, तो यानी कि AC और DC दोनों होता है, ठीक है। तो जो किसी भी ब्रांच की अगर बात करेंगे तो यानी कि किसी भी अगर सर्किट एलिमेंट में, जैसे यहाँ पे हमारा RC हो गया या RE हो गया, R1 R2 जो भी हो गया, तो वहाँ पे आपका दोनों AC और DC दोनों करंट फ्लो होगी। तो ऑप्शन C 9 नंबर का ऑप्शन C राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में कैपेसिटर का प्रयोग डैश डैश के लिए किया जाता है, ठीक है। तो अब देखिए कैपेसिटर का प्रयोग इनपुट पे फिल्टरिंग के लिए भी किया गया था हमारा, ठीक है, बाईपास के लिए भी किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे तो ट्रांजिस्टर की सुरक्षा के लिए तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ट्रांजिस्टर को ठंडा हीट सिंक करता है। बाइसिंग के लिए R1 और R2 रजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, पोटेंशियल डिवाइडर बाइसिंग में, ठीक है। बाकी अदर में भी हमारा रेजिस्टेंस का ही इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। कपलिंग व AC कंपोनेंट को बाईपास करने के लिए ही हम क्या करते हैं, ट्रांजिस्टर में कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये आपका
10 नंबर का ऑप्शन डी राइट आंसर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। तो 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्यतः एम्पलीफायर के वोल्टेज गेन को डैश डैश में प्रदर्शित करते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा जो डीवी मतलब जो आपका एम्पलीफायर का गेन होता है, या वोल्टेज गेन हो या करंट गेन हो या पावर गेन हो, ये हमेशा डीवी में ही डिसाइड किया मतलब इंडिकेट किया कराया जाता है। यानी कि उसकी यूनिट जो होती है वो हमेशा डीवी में रखी जाती है, ठीक है। क्योंकि देखिए जो गेन होता है वो आउटपुट अपॉन इनपुट होता है। अब इनपुट या तो वोल्टेज हो या करंट हो, ठीक है। तो वोल्टेज रेशियो अगर वी कैंसिल हो जाता है, ठीक है, तो यूनिट लेस होता है, तो इसको हम गेन के रूप में प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो 11 नंबर का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट 12 नंबर की बात करें तो 12 नंबर कह रहा है एक कॉमन अमीटर एम्पलीफायर डैश डैश को डैश डैश के नाम से भी पुकारा जाता है, ठीक है। तो एमीटर एम्पलीफायर को, ठीक है, आपका ग्राउंडेड एमीटर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सिंपली नाम के अकॉर्डिंग बहुत सारे नाम होते हैं, बहुत सारे डायोड्स के अलग अलग डिफरेंट पोजीशन पे डिफरेंट नेमिंग कर दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आप ये फैक्चुअल डाटा है, तो इस चीज़ को आप याद कर लीजिएगा कि कॉमन एमीटर एम्पलीफायर को हम ग्राउंडेड एमीटर के नाम से भी जानते हैं, ग्राउंडेड एमीटर एम्पलीफायर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर की बात करेंगे। तो 13 नंबर कह रहा है कि एक एम्पलीफायर का पावर गेन 100 है, तो इसको डीबी में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए देखिए आपका फार्मूला होता है कि गेन को कैसे डीबी में कन्वर्ट करते हैं। तो गेन इन डीबी EV इक्वल टू 20 log 10 V आउटपुट अपॉन V इन, ये आपका फार्मूला होता है। इससे कैलकुलेट करेंगे तो गेन जो है वो हमारा डीबी में निकल के आएगा, सॉरी डीबी में निकल के आएगा। तो देखते हैं, हम लोग रखते हैं इसी फार्मूले में। तो यहाँ पे हमारा 20 इंटू लॉग 10, और देखिए V आउटपुट अपन V इन गेन होता है और इसकी वैल्यू 100 दे रखा है, तो 100 को 10 टू द पावर 2 कर सकते हैं, ठीक है। अब लॉगरिथम का आपको अगर फार्मूला पता होगा तो जो ये पावर में होता है ये आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो जाता है, यानी कि 40 हो जाएगा। तो एक बार फिर से देख लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 40 log 10, ठीक है। log 10 की वैल्यू जो होती है वो हमेशा 1 होती है। तो यहाँ से जो हमारा गेन हो जाएगा वो आपका 40 dB हो जाएगा। तो ऑप्शन ये बी, सॉरी 13 नंबर देख रहे थे हम लोग, तो 13 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, कि सॉरी 13 नहीं, डी ऑप्शन राइट आंसर, क्योंकि 14 आया है ना, तो 14 हमारा डी ऑप्शन में है। तो आपका 13 का देखिए 13 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, फॉर्मूला में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो उस चीज़ को हम लोग फिर से देख लेते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन जो है इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपका AV इक्वल टू 10 इंटू लॉग V आउटपुट अपॉन V इन होता है, ठीक है, जिसको हम गेन बोलते हैं। तो 10 होता है, 20 नहीं, 20 जो होता है वो हमारा अगर ये भी डीबी में दिया हो, ठीक है, और इसको भी डीबी में कन्वर्ट करना होता है तब होता है। गेन अगर डीबी में दिया होता है और उसको अदर गेन में हमको डीबी में करना होता है तब होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अगर हम इस फॉर्मूले से लगाएंगे, सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, तो 10 इंटू लॉग आपका 100 यानी कि 10 स्क्वायर कर सकते हैं हम, ठीक है। तो ये 2 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 20 dB निकल के आएगा। तो 13 नंबर का बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, ठीक है, डी नहीं होगा। इस चीज़ को सही से फिर से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है,
तो 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गेन हमारा इतना दे रखा है और इसको डीवी में व्यक्त करना है। तो डीवी में व्यक्त करना है तो फिर आप गेन इन डीवी, एवी इन डीवी, ठीक है, इक्वल टू 10 इंटू लॉग एवी 10, ठीक है। तो 10 इंटू लॉग 10 और एवी, सॉरी वी एवी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 लाख दे रखा है, देखिए। तो हम इसको 10 टू द पावर 1 2 3 3 6 कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो पावर होता है ये इस पे मल्टीप्लाई हो जाया करता है, तो यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 6, और log 10 और 10 इंटू 10 का वैल्यू हमेशा 1 होता है, तो ये 60 हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे 14 नंबर का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फार्मूला को एक बार फिर से आप लोग देख लीजिएगा, ये केवल टोटली फार्मूला पे क्वेश्चंस है। नेक्स्ट जो हम इससे पहले थोड़ा सा पहले हम इस चीज़ को बताए थे तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो उस चीज़ को सुधार कर लीजिएगा, ठीक है। फार्मूला में डिफरेंस होता है। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, तो कह रहा है कि सबसे अच्छा फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व किस प्रकार की कपलिंग का होता है, ठीक है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखेंगे कि जो आरसी कपलिंग होता है इसका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ग्राफ होता है वो आपका इस तरीके से होता है, ठीक है। और हम अगर ट्रांसफार्मर कपलिंग की बात करेंगे तो ट्रांसफार्मर कपलिंग का जो होता है वो इस तरीके से एक पॉइंट पे इस तरीके से होके इस तरीके से होता है, ठीक है। ये दोनों होता है, और डायरेक्ट का तो डायरेक्ट होता है। तो कह रहा है कि सबसे अच्छा फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स किसका होता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा कि आरसी का जो होता है वो सबसे अच्छा होता है। तो आपका 15 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 15 क्वेश्चंस हमारे हो गए। वीडियो बहुत लेंदी बड़ा हो जाएगा, इसके लिए हम यहीं तक इस वीडियो को रखते हैं। फिर नेक्स्ट जो है हम 15 से आगे तक के 30 नंबर तक के क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करना ना भूलें। सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।